जो है उसकी हत्या की गई सम्राट गोदत्त मौर्य की, उसके 500 या 800 साल के बीच के पीरियड में रामायण लिखी गई। और रामायण लिखने के लिए दशरथ जातक का जो राम है, उस राम को आधार बनाकर रामायण लिखी गई। तो वो दशरथ जातक का जो राम था, वो राम प्रचार में बुद्ध ने लाया था। तो इस वजह से वो बात जो है ब्राह्मणों ने वहां से उठाई, क्योंकि ये पहले से लोकप्रिय नाम है, पहले से लोकप्रिय नाम है। अगर उसके नाम पर रामायण लिखी गई तो लोग आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे। महाभारत जो है 31 जातकों की चोरी करके लिखा गया, एक जातक की चोरी है रामायण। और महाभारत जो है वो 31 जातकों की चोरी करके लिखा गया, तो वो बड़ा महाभारत है ना वो। अभी ये जो यहां पूना में जो तिलकवाड़ा है, वो गायकवाड़ वाड़ा है। अरे पता नहीं आप लोगों को पता नहीं विलास? और तिलकवाड़ा जो है ना, वो तिलकवाड़ा नहीं है, गायकवाड़ वाड़ा है। वो गायकवाड़ जो महाराजा, हाँ मतलब वो केसरी और तिलक एक है। हाँ तो वो उन्होंने दिया था, मतलब वो उसका उपयोग करने के लिए कि तुम आजादी का आंदोलन कर रहे हो, चलो ले लो, वो उपयोग करने के लिए मालिक बन गए। उसको मालिकाना हक करने के लिए गायकवाड़ साहब ने नहीं दिया था। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों को करना होगा। साथियों, कर्नल ओवेंस के साथ जो समझौता ब्राह्मणों ने किया, फिलहाल बराबर है, कर्नल ओवेंस के साथ ब्राह्मणों ने जो समझौता किया, उस समझौते के तहत ही तो प्रताप सिंह राजा को रात के 2 बजे घसीट कर और उनके भाई को उसके इसकी हत्या की। मैं तो खुद ही है, मैं अपने आप को बहुत जागृत आदमी कहता हूं। मैं हैरान हूं कि प्रताप सिंह नाम का राजा हमारे इस इतिहास में है। ये मैं पहली बार ही, पिछले कुछ समय पहली बार जाना हूं। ये एक चैप्टर ही उन्होंने गायब कर दिया था। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये चैप्टर इन्होंने क्यों गायब किया। बहुत भयंकर षड्यंत्र है, बहुत ज्यादा भयंकर षड्यंत्र है। इस वजह से ये चैप्टर ही उन्होंने क्लोज किया, गायब कर दिया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये चैप्टर जो है वो लोगों को निश्चित रूप से बताया जाना चाहिए। और कर्नल ओवन के साथ जो अंग्रेज थे, उनके साथ समझौता किया, इससे ये सिद्ध होता है कि अंग्रेजों का जो भारत में राज और बहुत सारी बातें प्रस्तापित करने के लिए बाद के समय में पेशवा ब्राह्मणों ने बहुत ज्यादा साथ दिया अंग्रेज। तो वो लोग 1818 की लड़ाई में हमारे लोगों ने अंग्रेजों का राज स्थापित करने के लिए मदद किया। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा यह भी हुआ कि भारत में 650 संस्थानिक थे और 650 टुकड़े थे भारत के। अभी तो 36 स्टेट है, मगर 650 संस्थानिक थे, 650 संस्थानिक थे और 650 टुकड़े थे भारत के। तो जो 650 टुकड़े थे भारत के, उस टुकड़ों को केंद्र सरकार के नाम पर अंग्रेजों ने तो इकट्ठा किया। काय दारोडकर साहेब, पर मूलभूत मुद्दा सांगून राहिलो, आज जे भारत तुम्ही बघता ना, लहान का असेना, तो खऱ्या अर्थाने वास्तविकता अगर ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट नाम की जो कॉन्सेप्ट है, तो अंग्रेजों ने, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अंग्रेज आने के बाद, और एक संघ भारत जिसको कहते हैं, वो अंग्रेजों ने किया। कल्पना करो, हाइपोथेटिकली कल्पना करो, अंग्रेज नहीं आए होते, ये 650 टुकड़े थे। और कभी भी भारत एज सच, भारत ये आज जो हम देखते हैं, तो कभी होता ही नहीं, क्योंकि एक राजा दूसरे राजा के विरोध में लड़ता रहता और हर राजा अपने भू प्रदेश की सीमाओं को बढ़ाने के काम में जिंदगी भर लगा रहता है। ये राजाओं का एक बहुत बड़ा धंधा पहले नंबर का, कि मेरे अधीन कितनी हेक्टर जमीन है, तो 100 हेक्टर कम से कम मेरे जीवन में बढ़नी चाहिए। तो वो दूसरों के ऊपर हमला करने का और वो जमीन जो है अपने पोजीशन में लाने की लड़ाई करते रहता था। तो ये अंग्रेजों ने खत्म किया।
एक संघ भारत जो आप देख रहे हो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट नाम का जो कॉन्सेप्ट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नाम का कॉन्सेप्ट अंग्रेजों ने केवल लाया नहीं हुआ, उसका कानून बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून अलग बनाया, स्टेट गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कानून अलग बनाया, ये अंग्रेजों ने किया। तो मैं आप लोगों को इसलिए ये बताना चाहता हूं, ये बातें जानना समझना जरूरी है कि अंग्रेजों के आने के बाद एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना, और जो एक संघ भारत जो आज आप देख रहे हो, वो एक संघ भारत अंग्रेजों ने किया, और वो एक संघ भारत का प्रधानमंत्री नेहरू बना। ये नेहरू जो एक ब्राह्मण जो प्रधानमंत्री बना, वो उस भारत का ब्राह्मण जो है ना, एक संघ भारत का। अगर मान लो ये संस्थानिक राजाओं को पूरी आजादी होती, तो कोल्हापुर के संस्थान का प्रधानमंत्री नेहरू कैसे होता? तो नेहरू से ज्यादा साला मैं ही खुद ही रहता हूं। फिर चाहो बोले नहीं मैं ही रहता हूं, नेहरू को क्या को बनाने का? मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं ये बात। तो जो नेहरू देश के प्रधानमंत्री 47 को बनाया गया, वो एक संघ जो भारत दिख रहा है ना, और वो एक संघ भारत नेहरू का ही स्टेटमेंट है, और गांधी का मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ये जो भारत का विभाजन हुआ 14 अगस्त 47 को, भारत और पाकिस्तान का, ये नेहरू की वजह से हुआ, ऐसा गांधी कहते हैं। ये मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। गांधी का कहना है कि नेहरू ने बयान नहीं दिया होता तो भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता। तो इसका मतलब है ये विभाजन भी 14 अगस्त 47 को हुआ, इसके लिए भी ब्राह्मण जिम्मेदार है। तो ये जो देशभक्त अपने को कहते हैं, आरएसएस के लोग जो हैं, वो अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन कहते हैं, ये बहुत बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है। ये प्रोपेगेंडा है, आरएसएस के लोगों का ये प्रोपेगेंडा है। आरएसएस के लोग प्रोपेगेंडिस्ट है, यानी प्रचारवादी है कि वो राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी नहीं है, प्रचारवादी लोग है। ये प्रचारवादी लोग है, ये राष्ट्रवादी लोग नहीं है। क्योंकि ये राष्ट्रवादी होने के लिए इनको सबसे पहले वर्ण व्यवस्था को गाड़ना होगा। वो कभी भी, अरे गाड़ने के तो छोड़ो, आरएसएस ने कागज में एक रेजोल्यूशन पास नहीं किया। आरएसएस ने कागज में वर्ण व्यवस्था देश विघातक है रेजोल्यूशन पास नहीं किया। जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपना, एक भी रेजोल्यूशन नहीं है कागज में। राष्ट्रवाद अगर आप है तो ये खत्म करना पड़ेगा ना। ये राष्ट्रवाद के लिए सबसे ज्यादा जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है, ये सबसे ज्यादा विरोध में है। ब्राह्मणों ने, या आरएसएस जो ब्राह्मणों का सबसे बड़ा संगठन है, उन्होंने कागज में रेजोल्यूशन तक नहीं पास किया, तो किस आधार पर कहा जाएगी आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है? मैं कहता हूं आरएसएस ब्राह्मणों का गिरोह है, गिरोह है। आरएसएस ब्राह्मणों का गिरोह है, और गिरोह सज्जनों का नहीं होता। गिरोह केवल डाकुओं का। गिरोह शब्द जो है वो डाकुओं के लिए लगाया जाता है। तो लोग पूछेंगे मुझे कि ये चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात कि ब्राह्मण आरएसएस का संगठन जो है वो संगठन नहीं है, राष्ट्रवादी नहीं है, गिरोह है, तो किस पर डाका? अरे हमारे देश पर डाका डाला हुआ है। आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया पहले, फिर बाद में हमारे लोगों ने किया। पहले बनने के पहले नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया। तो हमें नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें भारत के प्रजा के द्वारा इलेक्टेड प्रधानमंत्री चाहिए, नॉमिनेटेड नहीं चाहिए। ये तो आरएसएस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले नॉमिनेट किया, ये तो आरएसएस के द्वारा नॉमिनेटेड है, इसका मतलब ब्राह्मण के द्वारा नॉमिनेटेड है। एंड दोज हु नॉमिनेट, जो नॉमिनेट किया जाए, तो वास्तविक पावर नॉमिनेट करने वाले का होता है, नॉमिनेट जो होता है उसका पावर नहीं होता है। बहुत बार आपने नहीं देखा होगा नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं लेता? आपने कभी सोचा? ये सारे देश के जितने प्रधानमंत्री हुए वो हर प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है। और इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन सा? वो अक्षय कुमार ने, तुम्ही आंबा कसा खाता, क्या है?
म्हणजे असं पिकू असं करून खातात, चोखून खाता की कसं कैऱ्या करून खाता, चायला काय प्रश्न आहे रे काय? नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अरे जो प्रधानमंत्री खुद फैसले करता है, वो पत्रकार ने सवाल पूछा तो जवाब दे सकता है, वो फैसले कर ही नहीं रहा तो जवाब क्या देगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में? फैसले आरएसएस वाले ले रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी लेगा तो जवाब उसको देना पड़ेगा। वो बोलेगा मैंने तो साला फैसला किया नहीं, तो इसका क्या कारण बताऊं प्रेस वालों को? आप लोगों को वास्तविक कारण बता रहा हूं कि वास्तविक सत्ता आरएसएस के पास है। ये सबूत के तौर पर कुछ लोग बोलेंगे कि इसका सबूत क्या है? ये सबूत है। तो इसलिए ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को बताया जाना और समझाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम लोग जो है बहुत सारी बातें आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए ये बात जो है मैं आपको ये बात समझा रहा हूं। और अभी मैं आखिरी बात जो है आप लोगों को कहना चाहता हूं वो ये है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे लोगों को पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है। ऐसी बहुत सारी बातें उन लोगों के दिमाग में है, और जो दिमाग में बहुत सारी बातें हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा भरी हुई है, और वो सारी बातें गलत है। इसके सबूत केवल हमारे पास है, भारत में किसी के पास भी नहीं है, केवल हमारे पास है। क्योंकि उस तरह का विचार ही किसी के मन में नहीं है कि ब्राह्मणों के द्वारा जो लिखा हुआ है वो झूठा है, ऐसा किसी के पास विचार ही नहीं है। तो इस तरह का विचार कैसे आएगा उनके दिमाग में कि इस पर रीथिंकिंग करना चाहिए, री रिसर्च करना चाहिए? ऐसा विचार उन लोगों के मन में आता है जिनके मन में आशंका होगी। आशंका ही नहीं है तो आपके मन में कैसे सवाल आएगा? हमारे मन में यह सवाल है, और इस वजह से मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं कि सारे देश भर में हम लोग निश्चित रूप से इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि देश का सारा इतिहास जो है वो लिखा जाए। ईसा पूर्व 185 को सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद 500 या 800 साल बाद रामायण लिखी गई। आप लोगों को थोड़ा समझ, बार बार बता रहा हूं क्योंकि हमारे लोगों को कोई बात समझ में आ जाए। सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने का जो कार्यक्रम है वो है ईसा पूर्व 185। उसके बाद में 500 या 800 साल के बाद जो है रामायण और महाभारत लिखी गई। रामायण के लिए दशरथ जातक जो बुद्ध के प्रचार में जातक कथा है, हिस्टोरिकल एविडेंस है, बुद्ध के प्रचार का एविडेंस है कि बुद्ध ने अपने प्रचार में दशरथ जातक का रेफरेंस दिया। डॉक्यूमेंट्री है पाली साहित्य में। भारत का एंशियंट इंडियन हिस्ट्री अगर आपको अध्ययन करना है तो सबसे बड़ा सोर्स है पाली लिटरेचर। पाली लिटरेचर का आधार बनाकर भारत का इतिहास जो है नए सिरे से लिखा जा सकता है। तो 185 के पहले जो है उसकी हत्या की गई सम्राट बृहदत्त मौर्य की, उसके 500 या 800 साल के बीच के पीरियड में रामायण लिखी गई। और रामायण लिखने के लिए दशरथ जातक का जो राम है उस राम को आधार बनाकर रामायण लिखी गई। क्यों? अपना भी तो नायक खड़ा कर सकते थे। क्यों? क्योंकि दशरथ जातक का जो राम था वो बोधिसत्व राम था। दशरथ जातक का जो राम था ना, वो रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं, डॉक्यूमेंट्री। दशरथ जातक में जो राम है वो बोधिसत्व राम है। उसकी बहुत बड़ी मान्यता है, उसकी बहुत बड़ी मान्यता है। ये बहुत बड़ी मान्यता की वजह क्या है आपको बताता हूं। आप बिहार भी जाओ, आप झारखंड जाओ, आप पूरी उत्तर प्रदेश में जाओ, ये है बुद्ध के घूमने फिरने का विस्तारित भौगोलिक क्षेत्र जहां वो बहुत घूमते थे, ज्यादा घूमते थे। तो आपको हैरानी लगेगी
कि वहां हमारे लोगों के जो नाम है, SC ST OBC के लोगों के जो नाम है, वहां रामचरण राम, राम दरस राम, राम प्रीत राम, राम भजन राम, राम मतलब आगे भी राम पीछे भी राम, ये हमारे लोगों के नाम में जो है राम आता है। जो हमारे लोग हैं, जो SC ST OBC के लोग हैं, उन लोगों के इसमें नाम शब्द आता है। ये क्यों आता है? मैं नए सिरे से सोचना शुरू किया, नाम क्यों आता है? तो वो दशरथ जातक का जो राम था, वो राम प्रचार में बुद्ध ने लाया था, तो इस वजह से वो बात जो है ब्राह्मणों ने वहां से उठाई, क्योंकि ये पहले से लोकप्रिय नाम है, पहले से लोकप्रिय नाम है। अगर उसके नाम पर रामायण लिखी गई तो लोग आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे। लोग जो पहले से लोकप्रिय बात है, उस लोकप्रिय बातों का इस्तेमाल करते हुए रामायण लिखी गई, और इसके लिए राम का नाम चुराकर रामायण लिखी गई। ये उसका वास्तविक कारण है। महाभारत जो है 31 जातकों की चोरी करके लिखा गया, एक जातक की चोरी है रामायण, और महाभारत जो है वो 31 जातकों की चोरी करके लिखा गया। तो वो बड़ा महाभारत है ना वो तो ज्यादा चोरी करना जरूरी था, एक जातक के चोरी करने से नहीं होगा। ये विशेष बात क्या है कि ये हमारे पुरखों का इतिहास है, ये जो जातक कथाओं का इतिहास है, ये मूल निवासियों का इतिहास है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसलिए ब्राह्मण लोग जो है वो इसके बारे में इतिहास लिखने के लिए पाली साहित्य का और उसका यूज नहीं करते। तो हम लोगों को इतिहास लिखने के लिए इस तरह के साधनों का उपयोग करना चाहिए, और इस बात को जानना समझना चाहिए कि ये रामायण और महाभारत ये चोरी करके लिखा हुआ है। मैं कई सालों से बोल रहा हूं, एक भी ब्राह्मण ने अभी तक मेरे खिलाफ FIR नहीं किया, एक भी ब्राह्मण ने FIR नहीं किया। मैं चाहता हूं कि कोई ब्राह्मण FIR करे। कांग्रेस के लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि वामन मेश्राम बहुत सारी बातें बोलता है, बीजेपी वाले बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करते हैं, वामन मेश्राम को अरेस्ट ही नहीं करते। अरे ये तो मेरी भी समस्या है, इसलिए तो मैंने डायरेक्ट गुजरात में जाकर खुद ही अरेस्ट करवाया। ये मेरी भी समस्या है, क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। मैं बोल रहा हूं नहीं कर रहे, तो मैंने खुद ही अरेस्ट करवाया। तो अरेस्ट करवाने के बाद में मैं वहां अरेस्ट करके जब बैठा तो ये असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास आए, वो सारे देश भर से टेलीफोन आ रहे, हमें तो मालूम ही नहीं था आप इतना लोकप्रिय है। मतलब वो उनको तब मालूम हुआ, अरे बाप रे बाप, तो गांधी जी जेल में गांधी जी बड़े हो गए तो मैं भी बड़ा होऊंगा, क्योंकि हमारे देश की जो प्रजा है ना, वो प्रजा क्या, अरे वामन मेश्रामनी काहीच केलं नाही, काही चुका नाही, तरी या लोकांनी अरेस्ट केलं। सहानुभूतीची लहर चालते आणि त्याच्यातून पॉप्युलरिटी वाढते, लोकप्रियता बढ़ते। ये उन लोगों को मालूम है गांधी के इतिहास से, गांधी के उदाहरण से, इसलिए मुझे अरेस्ट नहीं करते, उनके फायदे के लिए नहीं करते। मैं तो चाहता हूं, इसलिए हमने अभी कार्यक्रम बनाया कि अगर वो अरेस्ट नहीं करते तो हम ही जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे, हम ही चले जाएंगे जेल में। तो साथियों, हम लोग आने वाले समय में, अभी 2023 चल रहा है, 2030 तक हम लोगों का आंदोलन 6 लाख गांव में पहुंच जाएगा। 6 लाख गांव में पहुंचेगा। पहुंचेगा क्यों? अरे हमारे पास कोई काम धंधा है तो हम सारे देश भर में इस गांव को पहुंचाएंगे, और पहुंचाएंगे तो 6 लाख गांव का आंदोलन शुरू होगा। ये बात मैं सार्वजनिक भी कर रहा हूं, ये बात मैंने ब्राह्मणों से छुपाया भी नहीं। क्यों? लोग हमारे हैं, हमारे लोगों तक हमारी आवाज जानी चाहिए, हमारा आंदोलन बढ़ना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए, ये आंदोलन के साथ जुड़ना चाहिए। तो मैं अभी एयरपोर्ट जाता हूं, रेलवे स्टेशन जाता हूं, बस स्टैंड जाता हूं, तो कोई भी आदमी जो है वो मेरे पास आता है, वामन मेश्राम का हो, ये फोटो काढायचा रिकॉर्ड। मुझे अभी पहले ऐसा नहीं होता था, वो इस सोशल मीडिया की वजह से हमारी आवाज
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंची है। तो सोशल मीडिया को मैं ये अपील करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि हर आदमी को सोशल मीडिया में 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 मेंबर बनाकर सोशल मीडिया डेली चलाना चाहिए, संगठित रूप से चलाना चाहिए। सारे देश भर में ये अभियान हम लोग चलाने वाले हैं और 1.5 लाख ग्रुप बनाने वाले हैं। सोशल मीडिया के 1.5 लाख ग्रुप बनाएंगे और अगर 1.5 लाख ग्रुप में अगर एक ग्रुप में 10 हो गए तो 15 लाख हो गए। 1.5 लाख अगर एक आदमी का एवरेज 10, 15 लाख हो गए। 100 हो गए 1.5 करोड़ हो गए। 1000 हो गए 15 करोड़ हो गए। अगर 1000 लोग एक ग्रुप सोशल मीडिया का एक ग्रुप ने अगर 1000 बनाया तो 1.5 लाख इंटू 1000 15 करोड़ और 15 करोड़ लोग अगर आपके आंदोलन के साथ जुड़ जाते हैं तो इस देश में 15 करोड़ लोग जो है 15 करोड़ परिवार के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उसका जब आंदोलन इस देश में होगा तो ये 25-30 करोड़ से ज्यादा लोग जो है इस आंदोलन के साथ जुड़ जाएंगे। इतना बड़ा मामला खड़ा होने वाला है, 2030 तक ही होने वाला है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो हम लोगों को आने वाले समय में ये सारा काम करना है। ये करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं। ये जो किताब विलास खरात ने लिखी है तो मैं विलास खरात को ये अनुरोध करूंगा कि ये किताब के साथ साथ वो भी इतिहास लिखा जाए जिसमें ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के साथ जो गुप्त समझौते करके भारत को गुलाम बनाने का षड्यंत्र किया उसके सारे दस्तावेज सामने लाए जाए तो लोगों को मालूम हो जाएगा कि ये कितने देश